सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 5 अगस्त के तीनों ही शिफ्ट में पूछे गए जो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपका ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और मेरे मित्र प्रत्येक दिन का एनालिसिस इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि अगर आपका आगे के फेज में एग्जाम है तो आप क्वेश्चन पैटर्न को समझ पाओ, किस टॉपिक से सवाल उठाए जा रहे हैं उसको समझ पाओ। इसलिए मेरे मित्र एनालिसिस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। ध्यान में रखिएगा, इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, आपका जो पहला सवाल पूछा गया आप सबों से, देखिएगा कि पादप जनन के संदर्भ में कायिक संवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। अब मेरे भाई ये जो क्वेश्चन भेजा गया छात्रों के द्वारा, तो उन्होंने सर ऑप्शन बोला कि इसका इतना लंबा है कि हमें याद नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, सवाल ये है कि सर ये कायिक संवर्धन होता क्या है। मेरे मित्र याद रखना कि इसी को हम लोग इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और जब आप बात करते हो अलैंगिक जनन की, तो आप सभी क्या कहते हो कि सर जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है उसको हम लोग अलैंगिक जनन के रूप में देखते हैं। और अलैंगिक जनन में ही आपका क्या आ जाता है, ये कायिक प्रवर्धन आ जाता है। ये इसको हम लोग कायिक संवर्धन के नाम से भी जानते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, तो सर जो नए पादप उत्पन्न होते हैं वो एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से पादप हैं उसके जड़, तना या पत्ती से उत्पन्न होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया अलैंगिक जनन की अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें नए पादप ठीक है, जड़, तना एवं जड़, तना एवं पत्ती से उत्पन्न होते हैं। जड़, तना एवं पत्ती से उत्पन्न होते हैं। अब मेरे मित्रों याद रखना, ये तो एक सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा में राज छुपा हुआ है। कई बार सवाल आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कायिक संवर्धन में निम्न में से पादप का कौन सा हिस्सा भाग लेता है, तो आप सभी याद रखेंगे कायिक प्रवर्धन में पादप का जड़, तना और पत्ती क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब इसके बारे में एनसीईआरटी और क्या कह रही है, मेरे मित्र ध्यान दो। एनसीईआरटी यहां पे कह रही है कि ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। एनसीईआरटी कह रहा है कि हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसकी जो जड़ होती है, तना होती है, पत्तियां होती है, वो उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर के नया पौधा उत्पन्न करता है। आगे कहा जा रहा है अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि इस कायिक संवर्धन का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, आप सभी कहेंगे एकल पौधे के द्वारा जनन के लिए सर जो विधि इस्तेमाल की जाती है वो कौन सा है, कायिक संवर्धन है। नेक्स्ट मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है कि परतन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्निक का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि दादाजी लोग कलम लगाते हैं। तो मेरे मित्र कलम, परतन, रोपण जैसी तकनीक जो कि कायिक प्रवर्धन से रिलेटेड है, इसका उपयोग कहां पे होता है, कृषि में भी किया जाता है। याद रखना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो परतन, कलम और रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कृषि में। मेरे मित्र गन्ना, गुलाब और अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। और कहा जा रहा है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा लगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधे की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यानी कि अगर आप किसी पौधे को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू उगाते हो और उसी पौधे को आप बीज के थ्रू उगाते हो, तो मेरे मित्र आप ये पाओगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू उगाए गए पौधे में बीज के थ्रू उगाए गए पौधे से कम समय में फल और फूल आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मेरे मित्र यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोग किया जाता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो कई बार सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि वैसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं उसको पुनः उगाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, आप कहेंगे कायिक प्रवर्धन का इस्तेमाल किया जाता है।
कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। अब कायिक प्रवर्धन का पूरा कंसेप्ट आपने सीख लिया, तो अब आप ये कह सकते हो कि गुरुजी कायिक प्रवर्धन पौधे के जड़, तना और पत्ती से नए पादप के उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग कृषि में भी किया जाता है। कायिक प्रवर्धन के थ्रू जो नया पौधा उत्पन्न होता है उसमें बीज के थ्रू उत्पन्न पौधे से कम समय में फल और फूल लगना स्टार्ट हो जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, तो आप सभी कहेंगे सर कायिक प्रवर्धन तकनीक का उपयोग वैसे पौधों को उगाने के लिए किया जाता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, और साथ ही कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। और मेरे मित्र, ब्रायोफाइलम की पत्ती जो है ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। तो कई बार सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस पादप के पत्ती से नए पौधे का उत्पन्न होता है या आविर्भाव होता है, आप सभी कहेंगे ब्रायोफाइलम की पत्ती से। किसके पत्ती से, ब्रायोफाइलम की पत्ती से। कहा जा रहा है कि ब्रायोफाइलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाते हैं तथा नए पौधे में विकसित हो जाती है। तो अब यहां पे जो सवाल है कि पादप जनन के संदर्भ में कायिक संवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन कोई भी हो, अगर आपको कायिक प्रवर्धन के बारे में इतना सा कंसेप्ट मालूम है तो बताओ आप सेलेक्ट नहीं कर लोगे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है, कायिक प्रवर्धन आप सबों को याद रखना है, ध्यान रखिएगा, आगे की फेज के लिए बेहद जरूरी है। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग क्या कहलाता है, जो तत्वों के विभिन्न रूपों में भिन्नता का मुख्य कारण होता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि परमाणु गोलीय होता है और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और इस नाभिक में कौन मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आप सभी कहते हैं चक्कर लगाता है। मेरे भाई, आप सभी को मालूम है कि किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो परमाणु क्रमांक है ये किसके बराबर होता है, आप सभी कहते हैं प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो हम लोग जेड इक्वल टू पी कहते हैं। मेरे भाई, आप ये कहते हो कि गुरुजी चूंकि कोई भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होती है, मतलब ये हुआ कि उसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। तो आप सबों को मालूम है ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है और धनावेशित कण प्रोटॉन। तो अगर हम परमाणु क्रमांक इक्वल टू जेड इक्वल टू पी कह रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरे मित्र जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई भी होगा। क्यों, क्योंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब मेरे भाई, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की, किसकी बात करते हैं, परमाणु द्रव्यमान की, तो आप सभी ध्यान रखना कि इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। और आप सभी क्या कहते हो कि सर भिन्न भिन्न तत्वों की परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, और सवाल वही है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग क्या कहलाता है, जो तत्वों के विभिन्न रूपों में भिन्नता का मुख्य कारण होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ रहा है कि कार्बनिक रसायन विज्ञान के अनुसार जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक को हवा में जलाया जाता है तो वे किस प्रकार की ज्वाला का निर्माण करते हैं जो उनकी पहचान में मदद करता है। आपके घर में सिलेंडर है, आप कहेंगे बिल्कुल है। सिलेंडर जलाते हो आपको नीली ज्वाला मिलती है, आप कहते हो सर हमारे घर में जो एलपीजी है उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहता है। मेरे मित्र, याद रखना आप सभी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। और भाई साहब, इस नीली ज्वाला को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छ ज्वाला कहते हैं। दूसरा पॉइंट आप सभी ये याद रखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से ठीक है, दहन से पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये जो सवाल है ये कोई आपका एनसीईआरटी से बाहर का सवाल नहीं है, ये सवाल आपके एनसीईआरटी में ही है। जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को पढ़ते हो तो आपका जो दहन अभिक्रिया समझाया गया वहीं पे ये है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग दहन करवाते हैं तो हमेशा क्या निकलेगा, स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी।
मेरे मित्र कहा जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब दहन होगा तो उससे हमेशा स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, और ये जो स्वच्छ ज्वाला होगी ये क्या होगी, आप सभी कहेंगे नीली ज्वाला। नीली ज्वाला को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छ ज्वाला भी कहते हैं। और असंतृप्त कार्बन अगर जलेगा तो आप सभी कहेंगे काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। कहा जा रहा है इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तस्तरी पर कजली निक्षेपण होगा, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। अब मेरे मित्र यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से नीली ज्वाला तो उत्पन्न होगी, लेकिन याद रखना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर वायु के पर्याप्त मात्रा में जल रही है तो आपका क्या होगा, आप कहेंगे नीली ज्वाला उत्पन्न होगी। किस केस में, आप सभी याद रखेंगे, वायु के पर्याप्त मात्रा में। किस केस में, वायु के पर्याप्त मात्रा में, वायु के पर्याप्त मात्रा में। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखेंगे कि यही संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर वायु के अपर्याप्त मात्रा में जलेगा, वायु के अपर्याप्त मात्रा में जलेगा, तो सर आपके एनसीईआरटी बुक में क्या कहा जा रहा है कि लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। तो यह आप सभी ध्यान रखना कि सर वायु के अपर्याप्त मात्रा में किस प्रकार की ज्वाला निकलेगी, कजली ज्वाला निकलेगी, ये ध्यान में रखेंगे। आगे मेरे मित्र कहा जा रहा है कि घरों में उपयोग लाई जाने वाली गैस अथवा केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि सर घरों में उपयोग की जाने वाली केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र क्यों होते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर वायु के लिए छिद्र इसलिए होते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जल करके क्या करे, स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न करे। मेरे मित्र ध्यान देना, आगे कहा जा रहा है कि यदि कभी बर्तन के तले काले होते हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। अगर आप स्टोव पे खाना बना रहे हो और सर जो बर्तन, खाना बनाने वाला बर्तन है, उसके तली में आपको काला, मतलब कह सकते हो काजल दिखाई पड़े, तो आप समझ जाना कि वायु ढंग से नहीं मिल रहा है और हमारा ईंधन व्यर्थ में मतलब यूज हो रहा है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है और इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में क्या है, आपका वायु प्रदूषक है। तो याद रखना, अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों के दहन से निम्न में से किस प्रकार के वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, आप सभी कहेंगे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि एक वायु प्रदूषक है। तो यह भी ध्यान में रखना है। बहरहाल जो आपका सवाल है, कार्बन रसायन विज्ञान के अनुसार जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों को हवा में जलाया जाता है तो वे किस प्रकार के ज्वाला का निर्माण करते हैं जो उनकी पहचान में मदद करता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी स्वच्छ नीली ज्वाला। क्या कहेंगे, स्वच्छ नीली ज्वाला, ये ध्यान में रखना। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन बने हैं, आप सबों को ध्यान में रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु के पर्याप्त मात्रा में जलाया जाएगा तो नीली ज्वाला उत्पन्न होगी, और पर्याप्त मात्रा में आप कहेंगे कजली ज्वाला, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से आप कहेंगे पीली ज्वाला उत्पन्न होगी। साथ ही याद रखेंगे कोयले और पेट्रोलियम जैसे ईंधन के दहन से आप सभी कहेंगे वायु प्रदूषक सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होगा, यह ध्यान में रखना। सर स्टोव का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें छिद्र क्यों होता है, आप सभी कहेंगे ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जल करके क्या करे, स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न करे। इसीलिए जो आपका सिलेंडर है या स्टोव वगैरह है उसके नीचे आप कहते हो होल यानी कि छिद्र होता है। इस सवाल को देखो, कह रहे कि यदि कोई वस्तु एक समान या नियत त्वरण से गति कर रही है तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा दिखाई देगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ बेसिकली वेग और समय के बीच संबंध बताता है। मेरे भाई यहाँ पे आपका वेग और ये आपका क्या है, आप सभी कहेंगे समय, और ये ओरिजिन हो जाएगा। आप सबों को मैंने बताया है कि अगर कोई वस्तु एक समान रूप से त्वरित हो तो वेग समय ग्राफ उसके लिए क्या होगी, आप सभी कहेंगे सर एक सरल रेखा। अगर कोई वस्तु एक समान रूप से त्वरित हो तो वेग समय ग्राफ उसके लिए क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। मेरे मित्र याद रखना, वेग समय ग्राफ से हमें 2 चीज का पता चलता है। ये जो आप देख रहे हो वेग समय ग्राफ का यहाँ पे स्लोप, ढाल, ये किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा। तो मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण बताता है। वेग समय ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप त्वरण बताता है। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है। क्या बताता है,
आप सभी याद रखना डिस्प्लेसमेंट बताता है, ये ध्यान में रखेंगे हमेशा, ठीक है। और एक समान या नियत त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ, आप कहेंगे सर एक सरल रेखा होगा। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि इसकी उपस्थिति में गन्ने के रस या सिरे के किण्वन की प्रक्रिया द्वारा मुख्य रूप से किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। मेरे मित्र, इसकी उपस्थिति में जब हम लोग गन्ने के रस का फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आप सभी याद रखना, इथेनॉल प्राप्त होता है। और मेरे भाई इसी को अल्कोहल कहते हैं, सूत्र C2H5OH होता है। और ध्यान रखना, इस प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, सर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछ रहा है, अमोनिया के एक अणु NH3 में उपस्थित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात। बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल है जो आपसे पूछा गया। NH3 की बात करेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें भार के विचार से जो इसके अवयवी तत्वों का अनुपात होगा वो हमेशा निश्चित होगा। कैसे, तो आप सबों को मालूम है कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार आप कहते हो सर 14 होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 और 3 गो है तो आप सभी कहेंगे सर 3, ये 14:3 हो जाएगा। बताओ ये सवाल ना बनेगा, बताओ ये सवाल ना बनेगा भैया। कह रहा है कि अमोनिया के एक अणु में उपस्थित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात आप कहेंगे 14:3। ध्यान रखना H2O में क्या होगा, तो मेरे मित्र बड़ा ही पॉपुलर सा सवाल है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जब कॉपर के चूर्ण को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है तो सतह पर एक काले रंग का पदार्थ बनता है, वो पदार्थ कौन सा है। मेरे मित्रों सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है, कह रहा है कि कॉपर के चूर्ण को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है, तो कॉपर भैया किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, आप सभी ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा मेरे मित्र, ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और इसी कॉपर ऑक्साइड के निर्माण की वजह से कॉपर के ऊपर में काले रंग का एक परत आपको दिखता है। तो सवाल वही है कि जब कॉपर के चूर्ण को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है तो सतह पर एक काले रंग का पदार्थ बनता है, वह पदार्थ कौन सा है, आप सभी कहेंगे कॉपर ऑक्साइड। क्या कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड। और यहां पे ये जो साइन है ये क्या बता रहा है कि सर कॉपर को वायु की उपस्थिति में हीट दिया जा रहा है, यानी कि गर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना, इसी कॉपर ऑक्साइड से जब हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, इसी कॉपर ऑक्साइड से जब हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तब ये कॉपर प्लस H2O बना लेता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि कॉपर का काला रंग गायब होकर के भूरा रंग में ये बदल जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या पूछ रहा है कि यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। मेरे मित्र हर बनाना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जा रहा है। कहां, आप सभी कहेंगे उत्तल दर्पण के सामने। तो मेरे मित्रों आपसे प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा गया है, तो जो बनने वाला इमेज होगा, जो बनने वाला इमेज होगा, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बनने वाला इमेज आभासी होगा, यानी कि काल्पनिक होगा, सीधा होगा और क्या होगा, आप कहेंगे वस्तु से छोटा। सीधा और वस्तु से छोटा क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगी तो ये आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगी, सीधा और वस्तु से छोटा बनाएगा। तो यहां पे हम 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख दें या 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें, प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो इसमें हमें कोई लाग लपेटा लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, यदि एक विद्युत उपकरण 30 सेकंड की अवधि के लिए 85 वाट की शक्ति का उपयोग करता है तो उसके द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा, यहाँ पे कार्य के बदले ये ऊर्जा भी पूछ सकता था, लेकिन इन्होंने कार्य पूछा ताकि बच्चा भ्रमित हो जाए, लेकिन बच्चा तो पूरा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्य और ऊर्जा को अगर हम लोग फिजिक्स में देखते हैं तो एक ही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। कैसे, तो आप सभी कहते हैं कि सर किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होता है। और हम सभी कहते हैं कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और अगर हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है तो आप कहेंगे सर ऊर्जा का लॉस होगा। तो मेरे मित्रों आपके क्वेश्चन में पावर का वैल्यू 85 वाट दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम जो है वो आपको 30 सेकेंड दिया हुआ है। तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि कार्य क्या होगा। आप कहेंगे सर चूंकि पावर इक्वल टू हम लोग या तो W/T
कार्य बटा समय कहते हैं, या फिर हम लोग इसी को E बटा टी यानी कि ऊर्जा में व्यय की दर बटा समय भी कहते हैं। अगर हम W की बात करें तो आप सभी कहेंगे गुरुजी W इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा। पावर आपका 85 वाट है सर, टाइम आपका 30 सेकेंड है मेरे मित्रों, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25, ये कितना हो जाएगा 2550 जूल। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा उत्तर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी 2550 जूल हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम जल में तैरते हुए भोजन के कणों को किस संरचना की लयबद्ध गति द्वारा अपने मुख तक पहुंचाता है। मेरे मित्र बात किसकी की जा रही है, पैरामीशियम की जा रही है। और अगर हम पैरामीशियम की संरचना की बात करें तो पैरामीशियम की संरचना आपको कुछ इस तरीके से दिखती है। अब ध्यान देना कि पैरामीशियम की जो संरचना इस तरीके से आपको दिखती है, इसमें आप ये पाते हो कि सर इसमें फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है, और ये जो फिंगर जैसा प्रोजेक्शन है, इस फिंगर जैसा प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहते हो कि सर इस फिंगर जैसे प्रोजेक्शन को हम लोग सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया। और मेरे भाई आपसे सवाल ये करा जा रहा है कि कोशिकीय जीव पैरामीशियम जल में तैरते हुए भोजन के कणों को किस संरचना की लयबद्ध गति द्वारा अपने मुख तक पहुंचाते हैं। याद रखना कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में जो भोजन होती है वो इंडोसाइटोसिस के माध्यम से होती है। अमीबा के पास ये क्षमता है कि वो अपने बॉडी के आकार को परिवर्तित कर सकता है, और जहां भी अमीबा को अपने आसपास में भोजन दिखता है वो मेरे मित्र अपने बॉडी के आकार में परिवर्तन करके उस भोजन को घेर लेता है। तो अमीबा का जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है वो इंडोसाइटोसिस कहलाती है। लेकिन सर पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकाभिमुख कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकाभिमुख कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि पैरामीशियम के मुख तक जो भोजन जाता है वो किसकी मदद से, सर इसी सीलिया की मदद से। किसकी मदद से, इस सीलिया के मदद से, जो कि क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसमें गति के चलते जो भोजन के अणु होते हैं वो इसके निश्चित स्थान पर पहुंच पाता है। तो मेरे मित्र सवाल है कि एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम जल में तैरते हुए भोजन के कणों को किस संरचना की लयबद्ध गति द्वारा अपने मुख तक पहुंचाते हैं। आप सभी कहेंगे गुरुजी उत्तर हमारा सीलिया हो जाएगा, उत्तर हमारा सीलिया हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी कि पैरामीशियम भोजन एक निश्चित स्थान से ग्रहण करता है। पैरामीशियम भोजन एक निश्चित स्थान से ग्रहण करता है, एक निश्चित स्थान से ग्रहण करता है जो कोशिकाभिमुख कहलाता है, जो कोशिकाभिमुख कहलाता है। यह बात आप सभी ध्यान में रखेंगे, कोशिकाभिमुख कहलाता है, आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारे वायुमंडल में साफ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। मेरे मित्र आप सभी याद रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन आपने पीछे भी देखा था, प्रकाश का प्रकीर्णन आप सभी ने पीछे भी देखा था, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते ही दिखाई पड़ता है। अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल पूछा गया था, जैसा कि छात्रों ने बताया, सर सीधे सीधे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं था। अब मेरे मित्र हमारे वायुमंडल में साफ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो कणों के साइज पर निर्भर करता है। मेरे मित्र जो कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश होते हैं उसको छोटे कणों के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से प्रकीर्णित किया जाता है, और जो बड़े तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश होते हैं उसको बड़े कण द्वारा क्या किया जाता है, प्रकीर्णित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में कुछ भी रहा होगा कारण, लेकिन यह स्पष्ट रहा होगा कि सर छोटे कण द्वारा छोटे तरंगदैर्घ्य जैसे कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन बेहतरीन तरीके से होता है, या फिर आपके ऑप्शन में यह भी रहा होगा कि बड़े कण द्वारा बड़े तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बेहतरीन तरीके से होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे, क्योंकि जो नीला रंग है इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है और ये छोटे कण के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से प्रकीर्णित होता है, और यही कारण है कि हमें साफ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसके पीछे का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। इस सवाल को देखो क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 कि चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड में शरीर के आंतरिक अंगों का चित्रण किस प्रकार किया जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि अगर आप बात करते हो अल्ट्रासाउंड के यूसेज ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो आप सभी पहले तो ये कहोगे कि गुरुजी ये अल्ट्रासाउंड क्या है। आप सबों को मालूम है कि सर वैसी ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की हो अल्ट्रासाउंड कहलाता है।
सर अल्ट्रासाउंड के अगर उपयोग की बात करें तो आप सभी क्या कहते हो कि सर इसका उपयोग संकीर्ण जगहों को साफ करने में किया जाता है। इसका उपयोग संकीर्ण जगहों को साफ करने में किया जाता है, साफ करने में किया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं और यूज की, तो आप सभी कहते हो कि सर धातु के ब्लॉक में दरार को पता लगाने के लिए किया जाता है। धातु के ब्लॉक में दरार को पता लगाने के लिए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है दरार का पता लगाने के लिए। और क्या उपयोग है, तो आप सभी कहते हैं चिकित्सा जगत में, ठीक है, क्या, तो सर ईसीजी तथा ट्यूमर का पता लगाने, याद रखना कि ट्यूमर को हिंदी में हम लोग आबुर्द कहते हैं, ठीक है। अब मेरे मित्र ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है, और ईसीजी में हृदय की यानी कि जो आपकी हार्ट है उसका रिदम चेक किया जाता है कि हार्ट किस तरह से काम कर रहा है। अब मेरे मित्र होता क्या है कि जो अल्ट्रासाउंड जाता है हार्ट के ऊपर में, चूंकि इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, तो मेरे मित्र ये हार्ट के द्वारा परावर्तित हो जाता है, और इस वजह से आपको कंप्यूटर के मॉनिटर पे क्या दिख जाता है, आप सभी कहते हैं हार्ट का जो रिदमिक यानी कि जो लयबद्ध संकुचन या आप कह सकते हो कॉन्स्ट्रक्शन है वो दिख जाता है। इसी तरीके से जब मेरे मित्र हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा, आपने देखा होगा कि जब भी आपको पेट में दर्द होता है या किसी भी तरह की परेशानी होती है तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड का सलाह देता है। डॉक्टर देखता है कि अल्ट्रासाउंड के जो आपने करवाया उसमें क्या निकला, तो मेरे मित्र जो निकला वो कैसे पता चलता है। एक्चुअली में जब अल्ट्रासाउंड आपके बॉडी के अंदर जाता है ये सभी उत्तकों से गुजरता है, और मेरे मित्र जहां पे भी उत्तक के घनत्व में परिवर्तन होता है ये अल्ट्रासाउंड परावर्तित हो जाता है, और अल्ट्रासाउंड जो परावर्तित होता है और ये कुछ विद्युत सिग्नल भी प्रोड्यूस करते हैं, उस वजह से एक इमेज बन जाता है और उसी इमेज का परीक्षण डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो सवाल ये है कि चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड में शरीर के आंतरिक अंगों का चित्रण किस प्रकार किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि शरीर के आंतरिक अंगों द्वारा, ठीक है, शरीर के आंतरिक अंगों द्वारा अल्ट्रासाउंड का परावर्तन होता है, जिससे मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर जो हमारा मतलब कह सकते हो अंग है, टारगेटेड ऑर्गन है, उसका हमें इमेज प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र, पौधों में मिट्टी से जल और आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण मुख्य रूप से पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है, आप सभी याद रखना, मूल, या फिर आप कह सकते हो आपके ऑप्शन में रहे तो मूल रोम भी कह सकते हो, ये भी आपका चलेगा। मूल रोम मतलब क्या हुआ, रूट हेयर। अब मूल का मतलब क्या हुआ, रूट, जड़ जिसको हम लोग बोलते हैं। इस सवाल को देखो क्या रहा है, निलंबन एवं वास्तविक विलयन में क्या अंतर था, इससे संबंधित भी सवाल था। तो मेरे मित्र आप सबों को मैंने एक बार नहीं कई बार इसके बारे में बताया है कि निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन के कण को आप आंख से देख सकते हैं, निलंबित कण प्रकाश की किरणों को दृष्टिगोचर बनाते हैं, और निलंबन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। मतलब आप इसको सर छोड़ दोगे तो इसके जो अवयवी कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। अगर हम विलयन की बात करेंगे तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, और इसके कणों का व्यास सर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है, और विलयन के कण को आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि अपने छोटे आकार के कारण सर जो विलयन से आप प्रकाश की किरणों को गुजारते हो तो ये उसको दृष्टिगोचर नहीं बना पाता, यानी कि विलयन द्वारा आप सभी ये कहेंगे कि गुरुजी जो टिंडल इफेक्ट है वो प्रदर्शित नहीं होती है, और छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि विलयन कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो आपके जो भी ऑप्शन रहे होंगे सर वो इसी प्रॉपर्टीज में से रहे होंगे, आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सरल अस्थायी उत्तक जो मृत होती है, ध्यान रखना कि अगर हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, सरल अस्थायी उत्तक की बात करते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे कि सर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पेरेनकाइमा, और आप सभी याद रखना कॉलेनकाइमा, और आप सभी याद रखना एस्केलेनकाइमा। मेरे मित्रों आप सभी ध्यान दो कि पेरेनकाइमा को हम लोग मृदु उत्तक कहते हैं,
ठीक है। और ये जो मृदु ऊतक होती है ये किससे बनी होती है? जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। मृदु ऊतक जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है। साथ ही मेरे मित्र इसमें अंतर कोशिकीय स्थान दो कोशिकाओं के बीच स्थान जो है वो ज्यादा होता है। अंतर कोशिकीय स्थान आप सभी कहेंगे ज्यादा होता है। आप देख रहे हो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। और मृदु ऊतक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? आप सभी याद रखना सर, सेलुलोज से बनी होती है। किससे? सेलुलोज से बनी होती है। मेरे मित्र बेसिकली मृदु ऊतक क्या करता है? आप सभी कहते हैं सर ये भोजन का भंडारण करता है। और कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं क्लोरेनकाइमा कहते हैं, हरित ऊतक कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मेरे मित्र जो कोलेनकाइमा है इसको हम लोग स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। और याद रखना कि यह भी जीवित कोशिकाओं से बना होता है, यह भी जीवित कोशिकाओं से बना होता है। और मेरे मित्र जो इसका मतलब किनारा वाला हिस्सा है आप देखो ये मोटा नजर आएगा स्थूल रूप से, तो ये किसके उपस्थिति से? तो मेरे मित्र इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सर पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। किससे? पेक्टिन और सेलुलोज से। मेरे मित्र याद रखेंगे कि पौधे में लचीलापन का कारण कौन बनता है? ये स्थूल कोण ऊतक ही बनता है। अब ये जो आपका एस्केलेनकाइमा है इसको हम लोग दृढ़ ऊतक कहते हैं। और मेरे भाई आप सभी याद रखना कि दृढ़ ऊतक की जो कोशिकाएं होती है ये मृत कोशिका से बना होता है, मृत कोशिका से बना होता है। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान बहुत नग्न होता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिग्निन से बनी होती है। तो मेरे मित्र आपसे सवाल यह है कि सरल अस्थायी ऊतक जो मृत होती है आप सभी कहेंगे गुरुजी इसका सीधा सा उत्तर दृढ़ ऊतक हो जाएगा, यानी कि एस्केलेनकाइमा हो जाएगा। दृढ़ ऊतक यानी कि एस्केलेनकाइमा हो जाएगा। सर नारियल के रेशेदार छिलके में आप कहेंगे दृढ़ ऊतक देखने को मिलेगा। पौधे में लचीलापन का कारण स्थूल कोण ऊतक। दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति आप कहेंगे लिग्निन से बनी होगी। अंतर कोशिकीय स्थान दृढ़ ऊतक में आप कहेंगे बिल्कुल ना के बराबर होगा, सबसे कम होगा। नेक्स्ट देखो मेरे भाई क्या कह रहा है कि फिनोलेप्थिलीन क्षार के साथ कैसा रंग प्रदर्शित करता है। मेरे मित्रों आप सभी ध्यान रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं फिनोलेप्थिलीन की तो ये मेरे मित्र अम्ल के साथ आप सभी याद रखेंगे रंगहीन हो जाता है। अम्ल के साथ कैसा होता है? रंगहीन। और ये क्षार के साथ कैसा रंग प्रदर्शित करेगा? तो आप सभी याद रखना सर ये क्षार के साथ गुलाबी रंग प्रदर्शित करेगा, यानी कि पिंक रंग प्रदर्शित करेगा। अब अगर हमसे ये सवाल पूछ ले कि ये बताओ कि मिथाइल ऑरेंज वो भी क्या है? आप सभी कहेंगे एक संश्लेषित, मिथाइल ऑरेंज भी क्या है? एक संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक ही है। तो अगर हमसे ये पूछ ले कि मिथाइल ऑरेंज जो है ये अम्ल के साथ कैसा बिहेव करता है, तो आप सभी याद रखना मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। और क्षार के साथ ये कैसा रंग में परिवर्तित हो जाता है? पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरे मित्र ये सवाल आपसे पूछा गया है कि फिनोलेप्थिलीन क्षार के साथ कैसा रंग प्रदर्शित करता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी गुलाबी। कैसा रंग प्रदर्शित करता है? गुलाबी, यानी कि पिंक कलर प्रदर्शित करता है। कैसा? पिंक कलर प्रदर्शित करता है। जबकि अम्ल के साथ तो ये कोई रंग ही प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि ये रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि Mg+H2O अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। हालांकि इसके अभिक्रिया करने की कंडीशन अलग अलग होती है, लेकिन याद रखना कि ये MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और साथ ही साथ मेरे मित्र क्या होगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, ये ध्यान में रखेंगे। कई केसेस में सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या करती है? सर H2 गैस का उत्पादन करती है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अग्र मस्तिष्क का कार्य। आप सभी कहेंगे हमारा ब्रेन 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसको हम लोग फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क से जानते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि आपका जो सोचन शक्ति है, आपकी जो चतुराई है, आपकी जो चालाकी है, ये सब के सब किसके द्वारा निर्धारित होती है? फोर ब्रेन के थ्रू निर्धारित होती है। तो आपसे सवाल यह है कि अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि चतुराई एवं चालाकी का केंद्र है। चतुराई एवं चालाकी का केंद्र।
चतुराई एवं चालाकी का केंद्र। अच्छा, ऑप्शन में और चीजें स्पष्ट हो पाती, आपके द्वारा जो आपकी जो सूंघने की क्षमता है या फिर आपकी जो बुद्धिमत्ता की क्षमता है, ये सब ये किसका होता है? आप सभी कहेंगे सर फोर ब्रेन का हिस्सा होता है। मेरे मित्र एनसीईआरटी में जरा सा सोच लेना, कह रहा है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। तो अग्र मस्तिष्क का कार्य आप सभी कहेंगे सर ये मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग भी है। मस्तिष्क का क्या है? ये मुख्य सोचने वाला भाग भी है, ये ध्यान में रखना। तो मेरे मित्र जो अग्र मस्तिष्क है ये क्या है? मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग है। यहीं पे बहुत सारे संवेदी मतलब ग्राही से संवेदी आवेग को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं, और अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। ठीक है, मतलब आप जो सुनते हो, आप जो सूंघते हो, देखते हो, ये सब अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखना कि हमारे मतलब बॉडी में जो हमारे बॉडी कह रहे हैं, हमारे ब्रेन में जो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है, इसके द्वारा बहुत सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? संतुलित होती है, या आप कह सकते हो नियंत्रित की जाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करें ऐच्छिक मतलब अनैच्छिक क्रियाओं की, तो कहा जा रहा है कि समान प्रतिवर्त क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाने से मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होते हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार आना, बमन पश्च मस्तिष्क मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि सर जो ब्लड प्रेशर है, जो लार आता है, जो वॉमिटिंग होती है, ये सब किसके द्वारा नियंत्रित होगा? आप कहेंगे पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा नियंत्रित होगा। फिर है कि कुछ क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सब पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा क्या होता है? संभव हो पाता है। तो ये कुछ कार्य भी ध्यान में रखना। ये पीडीएफ आपको मिलेगा तो इसको पढ़ लेना, अदरवाइज आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का वर्क आप सभी देख लेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। मेरे मित्र हीरा की संरचना 3D होती है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है, और ग्रेफाइट आप सभी कहते हैं सर ये षटकोणीय संरचना वाले होते हैं। देखो कहा जा रहा है कि पहला तो ये समझो कि अगर हम कार्बन के अपरूप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कार्बन के अपरूप की बात करेंगे, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहला हमारा हीरा होगा, दूसरा हमारा आप सभी कहेंगे ग्रेफाइट होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा? आप सभी कहेंगे C60, जिसको बकमिस्टर फुलेरिन भी कहते हैं। आ जाओ एनसीईआरटी क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकृति में कार्बन तत्व तो अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। अनेक विविध भौतिक गुण मतलब भौतिक गुण में अंतर होगा। ठीक है, कह रहा है हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीके के आधार पर इनमें अंतर होता है। हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के चार अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंधित होता है। याद रखना कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु यानी कि प्रत्येक सी परमाणु चार अन्य सी परमाणु से आबंधित होता है। मतलब कार्बन परमाणु से आबंधित होता है, कार्बन परमाणु से आबंधित होता है। ठीक बा, याद रहेगा ये। अब दूसरी बात मेरे मित्र कहा जा रहा है कि जब ये कार्बन के 4 अन्य परमाणु से होता है तो इसीलिए इसकी दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है, यानी कि हीरा का आपको 3D डायग्राम देखने को मिलता है, 3D डायग्राम आपको देखने को मिलता है। वहीं पे ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। तो ग्रेफाइट आपका सर षटकोणीय संरचना प्राप्त करता है, और इसमें प्रत्येक कार्बन आप सभी कहते हैं गुरुजी प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये बात ध्यान में रखना है। C60 सर ये कार्बन का वैसा अपरूप है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान में रखेंगे। और मेरे मित्र याद रखना कि एलोट्रॉप्स यानी कि अपरूप जो हैं इसके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होंगे, जबकि रासायनिक गुणधर्म एक समान होंगे। तो अपरूप वे पदार्थ होते हैं जिसमें मेरे मित्र उसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? आप सभी याद रखना समान होता है। ठीक है, तो हीरा और ग्रेफाइट में बेसिक अंतर क्या है? हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से आबंधित होगा, जिस वजह से इसका एक हमें 3D इमेज मिलेगा, जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से आबंधित होगा, जिसमें आपको एक षटकोणीय व्यू मिलेगा। इस सवाल को देखिए मेरे मित्रों कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे वैसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों साथ में हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों साथ में हो, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। मेरे मित्रों अगर आप
कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो आप सभी ये पाते हो कि कॉपर और H2O का निर्माण होता है। मेरे मित्रों याद रखो आप सभी कि यहां पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल के क्या बना रहा है सर, कॉपर। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है, और हाइड्रोजन का जुटना आप सभी कहते हैं रिडक्शन कहलाता है। तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में आप चयन हो जा रहा है। अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके H2O बना रहा है। यहां पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, आप सभी कहेंगे सर रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। याद रखना, ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन के केस में आप सभी कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप सभी कहेंगे सर रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। मेरे मित्रों रिडक्शन में क्या होगा, आप सभी याद रखना, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा। तो सवाल पूछा जाता है इस पे भी कि सर ऑक्सीडेशन के केस में क्या होती है, ऑक्सीजन में वृद्धि हाइड्रोजन में कमी। रिडक्शन के केस में क्या होती है, हाइड्रोजन में वृद्धि ऑक्सीजन में कमी। तो मेरे भाई आप ऐसे भी इसको ध्यान रखना, आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही मेरे मित्र, अगर आप आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना, आप बहुत जगह बहुत बड़े बड़े तुरम खान से पढ़ लो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन नहीं कर रहे हो, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। और आप सभी की सुविधा के लिए मैंने कल ही सर जो एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच था उसको आप सभी के लिए केवल और केवल 24 आवर के लिए 299 में अवेलेबल करा दिया। और जो मिशन सिलेक्शन बैच है जिसमें आपको एनसीईआरटी के साथ साथ 4000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिलने वाला है, 2024 से लेकर के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसका चैप्टर वाइज एनालिसिस मिलने वाला है, वो केवल और केवल 399 में आप सबों के लिए उपलब्ध है। और मेरे मित्र ये दोनों ही बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन से मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है ये आपका आज 12 बजे रात्रि तक उपलब्ध रहेगा, 12 बजे रात के बाद समाप्त हो जाएगा, ये फी चेंज हो जाएगा। तो आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे मित्र एनसीईआरटी का विश्लेषण जरूर कीजिए। आप केवल एनसीईआरटी का विश्लेषण करना चाहते हैं तो 9th 10th मास्टर सॉल्यूशन थ्योरी बैच से जुड़िए। आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चाहते हैं तो मिशन सिलेक्शन बैच से जुड़िए। और बैच से संबंधित जानकारी आपको 90 65 97 0477 पर मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि ये जो एनालिसिस का सेशन था आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।